यहाँ पर आप लोगों के लिए फिजिक्स के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी भौतिकी 2 नंबर वाले हैं या 5 नंबर वाले, दृढ़ या लघु, इन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन आपके 2022 के पेपर में छपने वाले हैं। तो इसीलिए इसे आप अच्छी तरीके से देख लें, पढ़ लें या लिख लें, किसी भी तरीके से आप लोग कर लें, ठीक। और ये वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक। क्योंकि मेरे टीचर का है और काफ़ी अच्छा गेसिंग करते हैं वो, काफ़ी उनका गेसिंग लड़ता है और ये भी आप लोगों का पेपर में लड़ने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, अवतल तथा उत्तल लेंस में अंतर। तो यहाँ पर आंसर की ओर देखते हैं। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। उत्तल लेंस में पहला, उत्तल लेंस इसके किनारे दोनों तरफ पतला होता है, बीच में मोटा होता है। दूसरा ऑप्शन, इसमें अक्षरें बड़े आकार में दिखाई देती हैं और इसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब अवतल में देखते हैं। अवतल लेंस इसमें बीच में पतला होता है तथा किनारे से मोटा होता है। इसमें अक्षरें छोटे आकार में दिखाई देती हैं, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दर्पण का उपयोग, निम्नलिखित दर्पण के उपयोग है। दाढ़ी बनाने में अवतल, सोलर कुकर में अवतल, कार के हेडलाइट या अग्रदीप में अवतल, गाड़ी के वाहनों या के पश्चिम दृश्य में उत्तल, ठीक। यहाँ पे 4 था, चौथा यही था कि गाड़ी के या वाहनों के पश्चिम दृश्य मतलब कि पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल का यूज होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, बिना छुए उत्तल तथा अवतल एवं समतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। तो आंसर देखते हैं। बिना छुए दर्पण की पहचान के लिए सामने बारी बारी से एक वस्तु जैसे अपनी उंगली को तथा दर्पण के सामने प्रतिबिंब की जांच करेंगे, ठीक। उंगली को रख देंगे सामने और फिर जांच करेंगे कि कौन सा प्रतिबिंब, कैसा मतलब कि प्रतिबिंब बन रहा है, उसके हिसाब से आपको मालूम चल जाएगा कौन सा दर्पण है। यदि दर्पण में वस्तु उंगली बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर और दर्पण से उतनी ही दूरी पर बने जितनी दूरी पर वस्तु के दर्पण के सामने रखी गई है, बनता प्रतिबिंब समतल दर्पण है, ठीक। जो भी प्रतिबिंब बनागा, सामने उंगली रखी गई है मान लीजिए, और वो सामने उंगली रखने के बाद उसका प्रतिबिंब एकदम सीधा बनेगा हमेशा, ठीक। और क्या कहा जाता है यहाँ पर, उतना ही दूर पे बनेगा जितना दूर पे आपका मिरर है, शीशा है, उतना ही दूर पे बनेगा तो वो समतल दर्पण हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, यदि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा, वस्तु छोटा, तो वह दर्पण उत्तल होगा, ठीक। तीसरा, वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर यदि प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित हो तो, किंतु वस्तु को दर्पण से अधिक दूर ले जाए पर यदि प्रतिबिंब उल्टा दिखाई दे, जब अवतल दर्पण, ठीक। अब देखिए चौथा क्वेश्चन VVI है ये भी। प्रकाश के परिवर्तन क्या है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब सभी एक समतल रेखा में होते हैं, ठीक। दूसरा देखिए, आपतन को कोण I, परावर्तन कोण R आपतन के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R, ठीक। यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा, उसके नीचे उसी का है। अब 5वें क्वेश्चन की ओर। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति का आलेख खींचे, ठीक। इसका आंसर पीछे है, ठीक ना। देखिए पहला ये रहा आपका, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थिर हो, तो इसका पॉइंट देखते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, वह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा आवर्धित होगा, प्रतिबिंब सीधा होगा, प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। दूसरा देखते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस F पर स्थित हो, ठीक, तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच बनता है, प्रतिबिंब उल्टा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। तीसरा देखते हैं, जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थिर हो, तो प्रतिबिंब C और तथा F के बीच बनता है, प्रतिबिंब उल्टा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। अब देखिए यहाँ पर, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा, ठीक। अब चलते हैं एक और यहाँ तीसरा, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र फोकस के बीच स्थिर हो, तो प्रतिबिंब C पर अनंत के बीच बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा,
प्रतिबिंब उल्टा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। यहाँ पे एक उत्तल दर्पण का भी है, ठीक। तो जब उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब तथा आकार की वर्णन करें तो देख लीजिए फिगर, और पॉइंट में बोल दे रहा हूँ। प्रतिबिंब F तथा P के बीच में होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, प्रतिबिंब सीधा होगा, ठीक। अब छठे क्वेश्चन की ओर, क्या उत्तल दर्पण पूरी लंबाई प्रतिबिंब बना पाएगा? तो आंसर देखते हैं इसका। उत्तल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब काल्पनिक तथा छोटा होते हैं, जिसके कारण हम छोटे से दर्पण में वस्तु के पूरे क्षेत्र को देख सकते हैं। अतः उत्तल दर्पण में वस्तु की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। छठे नंबर का क्वेश्चन हो गया है। सातवां नंबर, गोलकीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे गोलकीय दर्पण है और उसका वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है, यानी 20 सेंटीमीटर। तो देखते हैं, गोलकीय दर्पण की फोकस दूरी बराबर F, ठीक। और इसका फार्मूला होता है F बराबर R/2। तो R की जगह पे हम 20 रख देंगे, जितना त्रिज्या मेरा दिया हुआ है, और 2 नीचे बटे में जो फार्मूला में दिया हुआ है, और 2 से अगर आप काटते हैं 20 को तो 10 बार में हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऐसे ही कटता है, कितना ही मान हो आप अपना F बराबर R/2 के हिसाब से रख के काट सकते हैं, ठीक। और देखते हैं अब अगला 8वां नंबर, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, ठीक। ये भी आपको काफ़ी पूछने वाला क्वेश्चन है और बार बार पूछता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। पहले अवतल का देखते हैं। अवतल दर्पण से प्रकाश का परिवर्तन दर्पण की भीतरी सतह से होता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन दर्पण की बाहरी सतह से होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु दर्पण के निकट है, परंतु प्रतिबिंब बड़ा या तो छोटा तथा उल्टा बनता है जब वस्तु दर्पण से दूर है, तब दर्पण अवतल है, ठीक। जब दर्पण से वस्तु दूर रहेगा तो फिर वो अवतल रहेगा, ठीक ना। अब देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा सीधा बनता है, तब समझा जाता है कि दर्पण ये उत्तल है, ठीक। अब देखिए एक यहाँ क्वेश्चन है, लेंस किसे कहते हैं और इसके उपयोग, ठीक। लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है, ठीक। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। इंग्लिश में से कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस कहते हैं, ठीक। पहला उत्तल लेंस, पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जिसके ऊपरी सतह नीचे के भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा है, उसे उत्तल लेंस कहलाता है या कहलाता है। अवतल में देखते हैं, पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जिसके ऊपर तथा नीचे का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला हो, अवतल लेंस कहलाता है, ठीक। अब चलते हैं दूसरे पार्ट में। ये पहला पार्ट खत्म हो चुका है, ये दूसरे पार्ट का है, प्रकाश का पवर्तन। इसका पहला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता उसके उस समर्थ की माप है जो प्रकाश का समानांतर किरण का अभिसारण या अपसारण करती है, ठीक। मात्रक देखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक m-1 होता है। इसका डायप्टर सेकंड d द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। 1 डायप्टर ब्रैकेट में 1d बराबर 1m-1, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, इसके नियम लिखें। जब प्रकाश की किरण तिरछी रूप से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश की दिशा परिवर्तित को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं, ठीक। इसके कुछ पॉइंट भी हैं यहाँ पर। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण आपतित बिंदु पर खींचा गया विलंब और परावर्तित किरण तीनों एक तल में हो तो, ठीक। किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन का कोण की ज्या साइन और अपवर्तन की कोण की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक हो तो होता है, ठीक। अर्थात साइन आई बटे में साइन आर एक नियतांक, ठीक। तीसरे क्वेश्चन की ओर, अवतल लेंस को अपसारी तथा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, ठीक।
तो उत्तल लेंस में जब मुख्य अक्ष के निकट प्रकाश का समानांतर किरण पुंज लेंस पर आपतित होती है तो सभी किरणें लेंस से होकर गुजरने के बाद लेंस के फोकस पर अभिसारित होती है। यदि यदि यही किरण एक ही उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। दूसरा, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के निकट प्रकाश का समानांतर किरण पुंज लेंस से होकर गुजरने के बाद बाहरी की ओर फैल जाता है और लेंस के पीछे मुख्य फोकस से अपसारित ड्राइविंग ठीक होता है। ड्राइवर्ग है भाई, ठीक होता है, प्रतीत होता है, ठीक। अतः अवतल लेंस का अभिसारी लेंस कहा जाता है। अब चौथा क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वीवीआई क्वेश्चन है। स्नेल के नियम बहुत बार पूछा गया है और आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक। स्नेल के नियम को लिखें, समझाएं। स्नेल के नियम, प्रकाश के किसी भी विशेष वर्ण रंग के लिए आपतन का कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन के कोण की ज्या साइन का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियत होता है, अर्थात साइन आई बटे में साइन आर नियंत्रक, ठीक। इस नियंत्रक के पहले माध्यम में अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्लेक्शन इंडेक्स नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक, कहते हैं इंग्लिश में, और इसे n से भी सूचित करते हैं, ठीक। चौथा क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर हो गया है। अब पांचवा क्वेश्चन की ओर, विभिन्न दूरियों पर रखी गई अवतल लेंस उत्तल लेंस का वस्तु प्रतिबिंब किरण आलेख खींचे। फिगर है इसका, देख लीजिए पीछे। पहला, उत्तल लेंस तथा फोकस के बीच वस्तु हो तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी। आप लोग फिगर देख लीजिए, मैं पॉइंट को बोल दे रहा हूँ। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, प्रतिबिंब उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु है, प्रतिबिंब सीधा होगा। दूसरा पॉइंट, उत्तल लेंस में स्थिति जब वस्तु फोकस पर हो, ठीक। यहाँ फिगर देख लीजिए, पॉइंट ऊपर की ओर है, ठीक। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा, ठीक। अब देखिए, यदि वस्तु F1 तथा 2F2 के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति गणना करें, ठीक। प्रतिबिंब 2F अनंत पर के बीच होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा। अब देखिए, ये रहा आपका यहाँ पर नीचे में, यदि वस्तु 2F1 के स्थित ही हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, ठीक। देखिए पीछे है इसका फिगर, ठीक। प्रतिबिंब 2F पर बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अब देखिए यहाँ पे, यदि वस्तु 2F1 तथा अनंत के बीच स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। नीचे आपका फिगर है, ऊपर पॉइंट है। प्रतिबिंब F2 तथा 2F के बीच होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। अब देखिए यहाँ पर, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा। चौथा पॉइंट था। अब देखिए नीचे क्वेश्चन एक और पॉइंट है इसका, ठीक ना। अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब की गणना करें। अब अवतल लेंस पूछ रहा है, ये उत्तल था जितना भी था आपका, पीछे है इसका अवतल लेंस। ये अवतल लेंस में देख लीजिए आप लोग फिगर, मैं पॉइंट को बोल दे रहा हूँ। प्रतिबिंब F2 तथा अवतल लेंस के बीच बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी होगा, प्रतिबिंब सीधा होगा। ये आप लोगों का दूसरा पार्ट भी खत्म हो चुका है। अब देखिए तीसरे पार्ट से, मानव नेत्र। पहला क्वेश्चन, मानव की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट नाउ, ठीक। तो आंसर देखते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, वह समंजन क्षमता कहलाता है, ठीक। अब देखिए लॉन्ग में भी इसका है, शॉर्ट में भी है। अगर आप लोगों को 2 नंबर में पूछा गया यानी लघु में, तो आप लोग ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ब्लैक पेन से, उसको आप लोग लिख सकते हैं। अगर ये 5 नंबर दीर्घ में पूछा गया तो आप लोग ग्रीन पेन से जो लिखा हुआ है इस लॉन्ग को लिख भी सकते हैं। और आप लोग के लिए ये दोनों सही है, आप दोनों पढ़ लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, आराम से आप लोगों से लिखा जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी लिखने में। तो देखते हैं 5 नंबर वाले में ये क्या है। 5 में तो नहीं दे रहा है, 6 नंबर का दिया था नेक्स्ट मतलब कि 2021 में। इस बार कोई था पता नहीं, शायद 6 नंबर का होने वाला है, देख लिया जाए। नेत्र स्वतः ही नेत्र लेंस की फोकस दूरी इसकी प्रकाश समनाजित कर लेती
लेता है कि विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। नेत्र की ऐसी क्षमता को जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यक स्वतः बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की क्षमता समंजन क्षमता कहलाते हैं। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं? प्रिज्म के भीतरी से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश अपने विभिन्न घटकों में विभाजित को प्रकाश का वर्ण विक्षेप कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन को। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं? प्रिज्म के भीतरी सतह से गुजरने वाले श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को प्रकाश का वर्ण विक्षेप कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, वर्णपट स्पेक्ट्रम क्या है? आप कैसे दिखाइएगा कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना है? ठीक। स्पेक्ट्रम वर्णपट, जब श्वेत प्रकाश का संकीर्ण पूर्ण किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तब प्रिज्म से होकर बाहर निकलने वाले किरण न केवल विचलित होते हैं वरना 7 वर्णों में बढ़ भी जाते हैं। यदि प्रिज्म से बाहर निकलने वाली किरण के पथ में एक सफ़ेद पर्दा रख दिया जाए तो वे एक रंग पट प्राप्त होता है। इसी रंगीन पट को स्पेक्ट्रम वर्णपट कहते हैं। श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम का एक सिरा बैंगनी जिसे हम लोग वॉयलेट भी कहते हैं। ठीक। और वर्णपट का दूसरा सिरा लाल जिसे हम रेड कहते हैं वर्णपट होता है तथा इसके बीच के 5 और विद्यमान होते हैं। इसके बीच मतलब कि ये पूरे 7 रंग होते हैं जिसमें से शुरू का आपका रेड हो गया और सबसे आखिरी का बैंगनी हो गया और इसमें 5 और हैं। ठीक। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? यह आप लोगों से 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक। तो देख लिया जाए इसको भी। सामान्य मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत बिंदु के बीच की दूरी समायोजित कर सकता है। सिलियारी पेशिया में समंजन क्षमता में कमी आ जाने से निकट या दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं पड़ती तो यह दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष के मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, एक दीर्घ दृष्टि दोष और एक जरा दृष्टि दोष। ये देखिए दृष्टि दोष में आपका बस इतना ही लिखना है, ये आखिरी तक एक जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ ना यही बस लिखना है आप लोगों को आंसर। और ये तो और आप लोगों को बताने के लिए है, निकट से आए तो निकट से भी लिख दीजिएगा, जरा दृष्टि दोष से है तो जरा दृष्टि दोष से भी लिख दीजिएगा। हाँ मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देख लीजिए पहला निकट दृष्टि दोष। निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है निकट दृष्टि दोष में। ठीक। दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, इसे अवतल लेंस से दूर किया जाता है। आप देखिए दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, इसे उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। अब देखिए जरा दृष्टि दोष में, तो जरा दृष्टि दोष में नहीं दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, नहीं पास की वस्तु साफ दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए द्विफोकल्स या नाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। मतलब कि नाइफोकल नहीं है, यहाँ बाईफोकल है। ठीक ना, बाईफोकल। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है? इसके कारण और इसे दूर करने का उपाय सचित वर्णन करें। तो निकट दृष्टि दोष का इधर है एक साइड और दूर दृष्टि को उस तरफ है। तो निकट का पहले पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष अर्थात निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। इसका फल स्वरूप दूर स्थिर वस्तु पर किसी बिंदु से आती लगभग समांतर किरणें रेटिना के समानांतर फोकस हो जाता है, अर्थात प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। देखिए और एक यहाँ है नीचे में, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल यानी कॉनकेव है ना, मतलब कि अवतल है कि उत्तल है, यहाँ पे देख लीजिए अवतल लेंस, अवतल है अवतल, कॉनकेव अर्थात अपसारी ड्राइविंग ये जो है ड्राइविंग अपसारी लेंस का उपयोग होता है।
दूरदृष्टि दोष में देखा जाए, दूरदृष्टि दोष अर्थात दूरदृष्टि दोष की स्थिति में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। इसके फलस्वरूप निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और वस्तु धुंधला दिखाई देता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल कॉन्केव अर्थात अपसारी लेंस व्यवहार किया जाता है। मतलब कि इस दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पार्ट भी खत्म हो गया, चौथा पार्ट से स्टार्ट है विद्युत धारा से। तो देख लेते हैं यह है परिभाषा एवं एसआई मात्रक लिखें। तो विद्युत धारा परिभाषा एसआई मात्रक लिखें। किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाहित को विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन करंट कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर। सेकंड ए विद्युत शक्ति का परिभाषा तथा उसका एसआई मात्रक लिखें। तो विद्युत का देख लीजिए नीचे है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यक्त कर दी उस परिपथ की विद्युत शक्ति इलेक्ट्रॉन पावर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट, जिसे डब्ल्यू से भी हम लोग संकेत से समझ सकते हैं। ठीक, अब प्रतिरोध का परिभाषा तथा उसका एसआई मात्रक लिखें। प्रतिरोध की भी वह पदार्थ है जो भौतिक गुण होता है जो किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा या मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध को R बराबर V/I से दिखाया या दर्शाया जाता है। अब देखिए ऊपर की ओर है कुछ प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर, यानी यहाँ पे एम्पियर बगल में ये ओम का निशान है जो ओम का संकेत है, देख लीजिए वोल्ट बटे एम्पियर या ओम। ठीक, अब देखिए चौथा पॉइंट इसमें जो है विद्युत विभव की परिभाषा एवं एसआई मात्रक लिखें। विद्युत विभव अनंत से इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किए बिंदु तक लाने की जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। V बराबर W/Q, और जहाँ W या W कार्य तथा Q का ये आवेश है। ठीक ना, यहाँ पे V बराबर W/Q, जहाँ W कार्य तथा Q आवेश। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तार की लंबाई, प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तार की मोटाई प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के व्याकुमानुपाती होता है। चालक के ताप बढ़ने चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अब देखा जाए तीसरा क्वेश्चन, किसी यहाँ पे हो चुका है तीसरा क्वेश्चन पहले, मतलब कि ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये दूसरा क्वेश्चन का ये है, यहाँ पे लिखा गया है डबल। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखा जाए एम्पियर एवं वोल्ट का उपयोग। तो पहले एम्पियर है, एम्पियर की सहायता से किसी विद्युत धारा या धारा का मान का ज्ञात किया जा सकता है। अब वोल्ट का देखा जाए, वोल्ट मीटर एक प्रकार का उपकरण होता है जिसके द्वारा बिंदु के बीच का इलेक्ट्रॉन पार्शियल विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये ख़त्म हो गया फिर से आप लोगों का। अब आ गया ये लघुपथन। लघुपथन से क्या समझते हैं? लघुपथन तब तक होता है जब विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों के बीच प्रतिरोध शून्य हो जाते हैं और परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक, जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है और शॉर्ट सर्किट जो हो जाता है उसी के बारे में है ये। अब देखते हैं दूसरा, फ्लेमिंग के नियमों के लिखें और बाएं हाथ तथा दाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग जो नियम है इसमें, तो उसमें बाएं हाथ और दाएं हाथ दोनों के हैं, तो सिंगल देख लेते हैं क्या है। बाएं हाथ का प्रयोग, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ तथा हाथ की तनी उंगलियों माध्यम से मिडल फिंगर मतलब कि बीच का उंगली, तर्जनी हाथ में तर्जनी और फोर्थ फिंगर, ठीक, तथा अंगूठा थंब यानी अंगूठा, ठीक, को परस्पर लंबवत ऐसे फैलाए
की तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा माध्यम की धारा दिशा को में छोटा उंगली धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा व्यक्त करता। मान लें कि पूरब की पश्चिम की ओर अवस्थित चुंबकीय क्षेत्र में एक ऊर्ध्वाधर तार में ऊपर की ओर प्रवाहित धारा पर लगने वाला बल की दिशा दक्षिण की ओर होता है। अब देखिए दाएं हस्त का नियम। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ राइट हैंड के उंगली की तर्जनी ठीक पीछे है और मध्यमा परस्पर लंबवत इस प्रकार रखे जाएं कि तर्जनी फोर्स फिंगर ठीक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक अंगूठा चालक की गति की दिशा को संकेत करे, तो माध्यम मिडल फिंगर बीच का उंगली प्रेरित धारा दिशा की संकेत करती है। ठीक, अब है तीसरा क्वेश्चन आपका है किसी विद्युत धारावाही तार के इर्द गिर्द विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए ऑस्टेट का प्रयोग को लिखें। ठीक, तो आंसर देखते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों का, ये मतलब कि 6 नंबर में पूछने वाला क्वेश्चन है। लघु है ये, लघु नहीं है, ये दीर्घ है। ठीक ना, तो देखते हैं इसको। इस प्रयोग में धारावाही चालक ए बी को उत्तर दक्षिण दिशा में तान दिया जाता है तथा चालक के नीचे एक चुंबकीय सुई NS रख दी जाती है। जब चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है तो सुई पृथ्वी के चुंबकत्व मतलब कि नीचे के चुंबकत्व के कारण उत्तर दक्षिण दिशा के स्थिर रहती है। जब चालक से धारा प्रवाहित की जाती है तो सुई में विक्षेपित उत्पन्न होता है। अब देखिए, अब धारा का दिशा को पलटने पर सुई का विक्षेपित दिशा होता है, मतलब कि दिशा बदल जाता है। ठीक, सुई के चित्र में तार के नीचे रखा गया एक प्रयोग का सुई की स्थिति को तार के ऊपर रखा गया और दोहराया जाता है। सुई को तार के ऊपर रखने पर सुई का विक्षेपण पहले प्रयोग की अपेक्षा विपरीत दिशा में होती है। अतः उस टाइप के प्रयोग से यह पता चलता है कि धारावाही चालक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ठीक, अब रह गया एक ये क्वेश्चन, अभी तो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा। भू संपर्क क्या है? यह तार पृथ्वी के काफी नीचे मिट्टी में दबी धातु की चालक प्लेट से जुड़ी होती है ताकि उपकरण को किसी तरह की सतही धारा बचाई जा सके। मतलब कि बॉडी करंट नीचे में बताया गया है ना, मिट्टी से बहुत नीचे धातु जो चालक प्लेट होते हैं ना उससे जुड़ी रहती है कि आप लोगों को बॉडी करंट ना लगे इसके कारण। ठीक ना, अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। प्रवाहित धारा और दृष्ट धारा में अंतर, यानी प्रवाहित धारा मतलब AC अल्टरनेटिव करंट और दृष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट DC। ठीक, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और ये आपका 2 नंबर का यहाँ पे सब्जेक्टिव है। ठीक, दृष्ट धारा और प्रवर्ती धारा में अंतर यह है कि दृष्ट धारा सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, परंतु प्रवर्ती धारा एक नियंत्रण कालांतर के बाद अपनी दिशा को उक्रमित करती रहती है। उक्रमित यानी बदलती रहती है, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी उत्तर कभी दक्षिण, मतलब कि घूमेगी ना जब तो एक दिशा में सीधा नहीं घूमेगा वो। ठीक ना, अब देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। विद्युत मोटर एवं सिद्धांत क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत, चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित किसी बंद कुंडली से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म लगता है जो कुंडली को घुमाता रहता है। ठीक, यहाँ पे ये भी लॉन्ग ही है आप लोगों का। ठीक, इसकी क्रियाविधि देख ले हैं। तो विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली एक चुंबकीय होता है जिससे क्षेत्र चुंबकीय कहते हैं। इसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की कुंडली होती है जिसे मोटर आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के दोनों छोरों पीतल के खंडित विलियो R ठीक तथा विलियो R2, एक R1 है एक R2 है, ठीक से जुड़े रहते हैं। विलियो को कार्बन वशी B1 तथा B2 हल्के परस्पर करते हैं, मतलब कि एकदम B1 B2 जो आपको दिख रहा है फिगर, ये हल्के से परस्पर कर रहे हैं, मतलब कि पूरी दबाव नहीं दे रही है, हल्के से परस्पर कर रही है। और ये R1 R2 यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको। जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है तब चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली A B तथा C D
भुजा ऊपर सामने मान के किंतु विपरीत दिशा में बल लगते हैं, क्योंकि इन भुजाओं से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा की प्रबलता समान परंतु उनकी दिशा विपरीत है। इनकी बलयुग्म बनता है, जिसके कारण आर्मेचर घूमने करने लगता है। ठीक, देखिए आगे इसका नीचे में भी है। देखिए आधे घूर्णन के बाद जब CD भुजा ऊपरी चल जाती है, AB भुजा निचली आ जाती है तथा वलयों के स्थायी बदल जाते हैं। B का संबंध R2 के साथ B2 का संबंध R1 के साथ हो जाता है। इस स्थिति में कुंडली प्रवाहित धारा की दिशा बदल जाती है, लेकिन कुंडली पर कार्य करना वाला बलयुग्म उसी दिशा में अर्थात पूर्ववर्तित लगा रहता है। अतः आर्मेचर पर लगा बलयुग्म आर्मेचर को लगाकर एक तरह से घुमाता रहता है। ठीक, ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया है। बस एक यहाँ पर रह रहा है विद्युत जनरेटर। देख लीजिए आप लोगों को विद्युत मोटर या तो जनरेटर में से पूछेगा, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक ना, देख लीजिएगा। विद्युत जनरेटर एक एवं सिद्धांत एवं क्रियाविधि का संक्षिप्त करें। ठीक, ये जनरेटर का है। ठीक, विद्युत सिद्धांत विद्युत जनरेटर में यानी ऊर्जा का उपयोग एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा किसी का चालक को धारणी गति प्रदान करने की क्रियाविधि किया जाता है, जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है। बनावट क्रियाविधि। ठीक, इसमें विद्युत रोधी तांबे के तार तथा किसी कुंडली नरम लोहे से लिपटे रहती है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। कुंडली के तार के दोनों सिरों तांबे के विभक्त वलय के दो अधियों C1 और C2 से जुड़े रहते हैं। कार्बन के दो ब्रश B1 और B2 इन विभक्त वलयों के हल्के परस्पर करते हैं। विभक्त वलयों दृष्टि परखिर, इसे कॉम्कुलेटर भी कहते हैं। ठीक ना, और आर्मेचर को एक शक्तिशाली क्षेत्र चुंबकीय के ध्रुवों के बीच तेजी से घुमाया जाता है। दोनों ब्रश इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं जब आर्मेचर ऊर्ध्वाधर और पीछे है स्थित को ठीक पर करती है। आगे है ये तो विभक्त वलयों का प्रत्येक अर्थ एक ब्रश से दूसरे ब्रश के साथ संपर्क बदलने के बिंदु पर होता है। कुंडली में घूर्णन और विभक्त वलयों द्वारा प्रेरित धारा की दिशा परिवर्तन के कारण P तथा Q के बिंदु के बीच जुड़े प्रतिरोध R से लगाकर एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। यदि दृश्य धारा डायरेक्ट करेंट तथा जनित्र को दृश्य धारा जनित्र या फिर इसे डायनेमो कहते हैं। ठीक, अब ये 5वां लेसन भी कंप्लीट आप लोगों का। ये 6ठा लेसन है। भू ऊष्मीय ऊर्जा तापीय ऊर्जा क्या है? भू ऊष्मीय ऊर्जा भू ऊष्मीय परिवर्तन के कारण चट्टान पिघलकर हॉट स्पॉट में परिवर्तित हो जाते हैं या बदल जाते हैं, जिसके कारण संपर्क में आए पानी भाप से उत्पन्न टरबाइन चलाते हैं। ठीक, अब देखिए टरबाइन आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अनवकरणीय ऊर्जा स्रोत के दो उदाहरण दें। ठीक, अनवकरणीय स्रोत ऊर्जा स्रोत क्या है और उसके दो उदाहरण दें। वैसे स्रोत जिसका भंडार सीमित है, जो दोबारा उत्पन्न करना संभव नहीं है, वह अनवकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण में कोयला, पेट्रोलियम। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं या अच्छा ईंधन किसे कहते हैं? मतलब कि क्वेश्चन एक ही है, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, लेकिन आप लोगों से या तो पूछ देगा अच्छे ईंधन किसे कहते हैं, दोनों तरह से। ठीक ना, तो यहाँ पे दोनों तरह से लिखा हुआ है। देख लीजिए पॉइंट है इसका, जिसकी उपलब्धता आसान हो, जो प्रति इकाई आयतन कार्य विशाल मात्रा में उत्पन्न हो, जो आसानी से उपलब्ध हो, जिसका भंडार परिवहन किया जा सके, जो सस्ता हो। ठीक, यह 5 पॉइंट है। और चौथा क्वेश्चन, अच्छे ईंधन की क्या विशेषताएं हैं? देखिए ये दोनों क्वेश्चन फिर ये भी एक ही है, इसका थोड़ा आंसर मैच करता है आपका। ठीक ना, आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अच्छे ईंधन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसके शर्त गुण आसानी से उपलब्ध हों, जिससे दहन की दर माध्यम में अधिक धुआं उत्पन्न नहीं करता हो, मतलब कि जो ना ज़्यादा धुआं वगैरह उत्पन्न ना करे, जिन्हें परिवहन एवं भंडार है, जिसको ले जाने वगैरह में आसानी हो। ठीक ना, जिससे जलाने पर विषैला धुआं उत्पन्न ना हो, मतलब कि कोई ना विषैला धुआं वगैरह उत्पन्न ना हो जिससे नुकसान वगैरह पहुँचे, होता है ना।
और आदर्श ईंधन, इसे आदर्श ईंधन भी कहे जाते हैं। ठीक, अब 5वां क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन क्या है, इसके 2 उदाहरण तथा इनके होने वाले हानियों को लिखें। ठीक, शॉर्ट में आप लोगों का यहाँ पे है, जीवाश्म ईंधन अत्यधिक वायु प्रदूषण फैलाता है जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है तथा अम्लीय वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर में पूछा गया तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। अगर इसे ही दीर्घ में पूछा गया यानी 6 नंबर में पूछ दिया गया तो ये लॉन्ग वाला लिखिएगा। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है जिसकी भंडार सीमित है, यह शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन को जलाने के फलस्वरूप कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड उत्पन्न होता है। सल्फर ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के कारण है जो साधारण मिट्टी को बुरी असर डालते हैं। जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न धुआं वायु प्रदूषण का कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रीन हाउस से प्रभाव वातावरण ताप में वृद्धि करती है। बंद कमरे में सोए व्यक्ति की जान कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जा सकती है। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ पर है आप लोगों का, विद्युत आवेश क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत आवेश कुछ उपमानवीय कणों के एक मूल गुण है जो विद्युत चुंबकत्व का महत्व है। अवशेषित पदार्थ को विद्युत क्षेत्र का असर पड़ता है और वह खुद एक ही विद्युत क्षेत्र का स्रोत हो सकता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक, यानी एक प्लस का चार्ज होगा एक माइनस का। ठीक ना। अब देखिए मनोनेत्र, ये VVI क्वेश्चन है और ये लॉन्ग में ही पूछेगा आपको। ठीक, देख लिया जाए। मनोनेत्र की क्रियाविधि एवं बनावट की सचित्र वर्णन करें चित्र के साथ। मनोनेत्र लगभग गोलाकार होता है। इसकी गोलीय भाग नेत्र गोलक कहते हैं। इसकी बाहरी परत सफ़ेद मोटा परत और इसका अपारदर्शी चमड़ा की छोटी है। ठीक, इसे साल्वे पटल या साल्वे टिक कहा जाता है। इसे अलग भरा हुआ भाग पारदर्शी होता है। ठीक, इसकी जिसे कार्निया कहते हैं। और नीचे देखिए ये नीचे में है स्क्लेरोटिक। ठीक, परत के नीचे वाला परत गहरे भूरे रंग का होता है जिसे कोलोरिया कहते हैं। यह परत आगे जाकर 2 परतों में विभक्त हो जाता है। आगे वाली परत को आइरिस कहते हैं तथा पीछे वाली परत को सिलियारी पेशिया कहते हैं। इस सिलियारी पेशिया के माध्यम से मुलायम पदार्थ से बना एक उत्तल लेंस होता है जिन्हें नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक, नेत्र नीचे है। फिर नेत्र लेंस के सबसे बाहरी परत को रेटिना कहते हैं। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच जलीय द्रव भरा होता है। रेटिना तथा नेत्र लेंस के बीच कचाव द्रव भरा रहता है। ठीक, आप लोगों को पीछे में फिगर दिख रहा होगा और यहाँ पर लिखा हुआ है नेत्र की क्रियाविधि। मानव प्रकाश के उपस्थिति में किसी वस्तु को देख पाता है। ठीक, प्रकाश कार्निया के माध्यम से पुतलीय है भाई। ठीक ना, पुतलीय होता है हुए लेंस होकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा होता है। इसे मानव मस्तिष्क से सीधा करने दिखाया जाता है। समांतर क्षमता रखता है जिसके कारण हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यहाँ पे फिगर हो गया। और एक यहाँ पे है क्वेश्चन आप लोगों का, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध के समतुल्य प्रतिरोध के व्यंजक ज्ञात करें। ठीक, तो ये देखिए फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा ना। यहाँ पर देख लीजिए पहले आर, या यहाँ पे लिखा हुआ है R/RP बराबर में 1R/1 प्लस 1 यहाँ पे R/2 फिर प्लस R/R3। ठीक ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। पहला ये जो है R1 R2 R3 I1 I2 I3 और ये वाला भाग A हो गया। ये 3 जो I1 I2 I3 का सबसे पहला भाग ये A और ये B। ठीक, और यहाँ पे ये हो जाएगा बैटरी का आप लोगों का और यहाँ पे ये स्विच का हो जाएगा। ठीक, और नीचे में आप लोगों को दिख रहा है। ठीक, अब देखते हैं इसको क्या है। इसमें बिंदु A तथा B के बीच 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 तथा R3 हैं पार्श्व क्रम में जुड़े हुए दिखाए गए हैं। बैटरी द्वारा परिपथ में परिवाहित मुख्य धारा I है जो बिंदु A
पर 3 भागों में बट जाती है। पीछे लिखा हुआ है इसका पोर्शन। ठीक, मान लिया कि R1, R2, R3 प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक क्रमशः I1, I2, I3 धारा प्रवाहित हो रही है, जो पुनः B बिंदु पर मिलकर मुख्य धारा I बन जाती है। ठीक, अतः I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 समीकरण 1 यानी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, पार्श्वक्रम में सभी वयों प्रतिरोध के बीच विभवांतर समान होते हैं। ओम के नियम से I बराबर V बटे में R1 प्लस V बटे में R2 प्लस V बटे में R3 प्लस I बराबर V ब्रैकेट में R1 और फिर प्लस में 1 बटे में R2 फिर प्लस 1 बटे में R3, ये दूसरा समीकरण। ठीक, यदि A और B बिंदु के बीच समतुल्य प्रतिरोध RP हो तो ओम के नियम से I बराबर में V बटे में RP समीकरण ये थर्ड हो जा रहा है आपका। फिर अब देखिए पहले समीकरण तथा तीसरे समीकरण को तुलना करने पे V बटे में RP बराबर V ब्रैकेट में हो जा रहा है आपका 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3। ठीक, ब्रैकेट अब देखिए ऊपर है 1 बटे में RP, यहाँ पे गुने का निशान V और बराबर में V और ये हो जा रहा है 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3। V से V कैंसिल हो जा रहा है, बचा क्या आप लोगों का 1 बटे में RP बराबर 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3 इस प्रूफ माई आंसर। इसका आंसर प्रूफ हो चुका है। ठीक, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन तो है, उतना भी नहीं है, बनाने के बाद नहीं लगता है यार। देखिए अब है श्रेणी क्रम। समांतर क्रम हम लोग पहले देखें, अब श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध के समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात करें। ठीक, सिद्ध करें RS बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3। फिगर आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे A, B, C और D। पहला में V1, V2, V3 और उसके ठीक नीचे AB के बीच में यहाँ पे R1 और BC के बीच में R2 और CD के बीच में R3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये बैटरी का तो हो ही गया, ये S स्विच का, एक नीचे में भी है A और D और यहाँ पे है S स्विच का। ठीक, अब ये श्रेणी समूह है। ठीक ना, अब चलते हैं पीछे जो इसका लिखा हुआ है। AB, BC और CD 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े दिखाए गए हैं। उनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 इन मूर्त सिरे जो है ना AB और D बैटरी ध्रुव के से जुड़े हुए हैं। ये ना A और D जो है ना बैटरी से जो आपका संकेत था ना बैटरी का, उससे जुड़ा हुआ है। मान लिया कि 3 प्रतिरोध से धारा I प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोध AB, BC एवं CD के सिरे के बीच विभवांतर क्रमशः एवं CD के सिरा के बीच विभवांतर क्रमशः एवं CD के सिरे के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3। अतः ओम के नियम से V बटे में I बराबर IR डॉटेड V2 बराबर में IR2 तथा V3 बराबर IR3 या V1 बराबर IR, फिर वही चीज़ नीचे उतर जाएगा, डॉटेड दिया हुआ है, या बैटरी के विभवांतर V अर्थात सिरों A एवं B के नीचे विभवांतर V हो तो ठीक ना। अब नीचे देखिए V बराबर में V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। V बराबर में I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 फर्स्ट समीकरण। और इसे समूह के समतुल्य प्रतिरोध इसके अनेक प्रतिरोधक समान प्राप्त लगता है दिया जाए तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित धारा पर कोई प्रभाव ना पड़े। मान लिया कि A एवं D के बीच समतुल्य प्रतिरोध RS है। अतः ओम के नियम से V बराबर में IRS समीकरण सेकंड। अब देखिए पहले तथा दूसरे समीकरण को तुलना करने पर IRS बराबर I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, RS बचा, RS R1 प्लस R2 प्लस R3। ये प्रूफ माई आंसर। ठीक, अब रह गया आपका एक और। देखिए ये अगली बार पूछा गया था ओम के नियम से। ओम के नियम क्या है, तो इसे क्या स्थापित किया जा सकता है। ठीक ना, तो 1826 में ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक
के सिरों पर लगाया विभवांतर तथा ओम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का संबंध एक नियत कलांतर द्वारा व्यक्त किया। इस नियत को उन्हीं के नाम पर ओम के नियम कहा जाता है। इसे आनुवंशिक अनुसार कि यदि किसी चालक के ताप परिवर्तन न हो तो प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समान अनुपाती हो। ठीक, वी ओम वी यहाँ पे दिख रहा होगा आई ओम वी या आई बराबर में वी आर, जहाँ आर प्रतिरोध है। ये फिगर देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए प्रयोग द्वारा ओम के नियम सत्यापित। इस नियम में सत्यापित करने वाले के लिए चालक पी क्यू एक अमीटर, ए एम्पियर वोल्ट मीटर, वी एक स्विच एस, ठीक, पीछे है आपका प्रतिरोध आर चिट्ठी के अनुसार संयुक्त किया जाता है। स्विच के बंद करने के परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। एमीटर ए प्रवाहित होने वाला धारा आई से मापा जाता है तथा वोल्ट मीटर वी पी क्यू के सिरों पी क्यू एवं के बीच नाइक्रोम का तार विभवांतर वी मापने एवं ए स्थान पर किल मतलब कि CWL किल नीचे भी लिखा हुआ है इंग्लिश में लगाकर एमीटर तथा वोल्ट मीटर पठन को नोट कर लेते हैं। इस प्रयोग में बारी बारी से 3, 4 और 5 सेलों परिपथ में जोड़ कर दुगुन मतलब कि ना दुगराते हैं, मतलब कि ज़्यादा कर देते हैं ना, दुगराते हैं। इससे हम पाते हैं कि पर्याप्त वाट अनुपात वी आई का मान लगभग समान आता है। यदि वी को एक्स अक्ष पर और विद्युत धारा आई अक्ष पर लेकर वी और आई बाटा खींचा जाए तो ग्राफ एक सरल रेखा हो। इसकी यह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा आई विभवांतर वी के समानुपाती है। यहाँ पे ग्राफ का फिगर आपका, ठीक, यहाँ पे कॉपी पे घिसा गया है, कोई बात नहीं, आप लोग खींच लीजिएगा। अब रह गया ये देखिए, तो ओम का नियम हो चुका है और अब यहाँ पर है आपका सिद्ध करें 1/1 में है बराबर 1 में वी माइनस 1 में यू। तो यहाँ पे पहला है OA वस्तु की दूरी माइनस यू है, OA डैश प्रतिबिंब की दूरी जो है आपका V है, और F2 फोकस दूरी F है, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर आप देख लीजिए ऊपर, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है ना कि पहले जो आपका त्रिभुज दिया रहेगा ना, ये त्रिभुज दिया हुआ है ABO बराबर त्रिभुज A', O, ठीक। अब देखिए ये जो कोण होता है ना, कोण, ये जो O है मेरा कोण, इसको पहले बीच में रखेंगे। उसके बाद जिस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है A, जैसे यहाँ पे 20 इसमें बन रहा है A और इसमें बन रहा है A', तो इसमें बन रहा है A और इसमें बन रहा है A' इसमें, ठीक ना। तो इसको बीच में रख देंगे हम लोग पहले। तो देखिए त्रिभुज हो गया आपका। अब देखिए BOA बराबर B', शीर्ष अभिमुखी कोण, ठीक। अब देखिए बीच में रखना है आप कोण को, तो यहाँ पे BAO बराबर A', B', O, ठीक, 90 डिग्री, ठीक। अब इसमें ना B' इस बीच में नहीं होगा, A' बीच में होगा, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, ठीक ना। तो अब देखिए जो चीज़ ऊपर रखे थे आप त्रिभुज, वही नीचे रख देंगे, बस यहाँ पर सबका जो ये है ना निशान, वो लगा देंगे बीच में। तो त्रिभुज BOA, फिर सर्वांशम, फिर त्रिभुज A', B', O, फिर यहाँ बराबर में एंगल A 90 डिग्री और एंगल A' 90 डिग्री दोनों में था। जब त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो A में B और AB में A', B' बराबर OA में OA', पहला। तो देखिए ये यहाँ पे AB है और यहाँ पर A', B' है, ठीक। और यहाँ पर इसका क्या है OA, यहाँ से यहाँ तक O है और OA' यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए दूसरा में, अब यहाँ पे दो एक ही त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, तो OF2 तथा A', B' F2, ठीक। तो वही काम करना है इसमें भी, जैसे आपने पहले वाले त्रिभुज में किया है, बिल्कुल कोण बीच में रखना है, फिर उसके बाद 90 डिग्री का एंगल बीच में रखना है अगला। तो देखिए त्रिभुज MOF2 तथा A', B' F2, ठीक। तो एंगल फिर एंगल MF2O बराबर A' F2 B', ठीक, शीर्ष अभिमुखी जो लिखना है आपको। फिर अब कोण बीच में करना है आपको, हो गया। और यहाँ पे अब एंगल बीच में करेंगे
MOF2 ठीक बराबर F2 A डैश B डैश बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज OMF2 सर्वांगसम त्रिभुज A डैश B डैश F2 एंगल O बराबर 90 डिग्री, एंगल A डैश बराबर 90 डिग्री। अब देखिए OM बटे में A डैश B डैश बराबर OF2 बटे में A डैश F2 ठीक। OM की जगह पे हम AB लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग लिख देंगे AB बटे में A डैश B डैश बराबर OF2 बटे में A डैश F2। OM की जगह पे AB हमने रख दिया है। अब देखिए जो चीज़ एक जैसा दिखेगा ना उसको अब हम हटा देंगे, मतलब कि नहीं लिखेंगे ठीक। तो अब पीछे देखते हैं, देखिए समीकरण पहले तथा दूसरे से ठीक OA और OA डैश ठीक बराबर OF2 बटे में A डैश F2 ठीक, वही लिख देंगे OA बटे में OA डैश और यहाँ पर हो जाएगा देखिए क्या OF2 फिर OA डैश माइनस OF2 ठीक। अब देखिए नीचे बराबर, अब जो मान दिया होगा हमारा वो हम लिख देंगे। तो OA का मान हमारा माइनस U दिया है, OA डैश का V दिया है, तो OA का माइनस U बटे में V लिख देंगे और बराबर OF2 का F दिया है, OA डैश का V दिया है माइनस F ठीक। अब देखिए इसको तिरछा से गुना करेंगे तो यहाँ पे FV हो जाएगा, बराबर में यहाँ से करेंगे तो फिर माइनस UV हो जाएगा प्लस UF हो जाएगा। अब दोनों तरफ UVF से गुना भाग देने पे ठीक, भाग देने पे तो देखिए इसमें क्या करना होता है, जो मान आपका दिया रहेगा ना वो उसको पहले आप उतार दीजिएगा ठीक, और इसमें जो आपको देखिए एक्स्ट्रा दिखेगा उसको नीचे लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे UV दिया था मैंने उतार दिया और यहाँ पर UV है और एक देखिए UVF, तो सॉरी यहाँ पे FV दिया था ठीक ना, तो FV यहाँ पे हम लिख दिए और FV लिख दिए, उसके ठीक बटे में FB लिख दिए और बचा क्या यहाँ पे U, तो U लिख दिए। अब देखिए वैसे ही माइनस UV और UV बटे में UVF ठीक ना, फिर प्लस में UF बटे में UFV ठीक। अब देखिए UV से UV कट गया, माइनस UV से UV कट गया और यहाँ पे पहले में FV से FB कट गया ठीक। अब देखिए यहाँ पे UF से UF कट गया ठीक, 1 बटे में U माइनस 1 बटे में F प्लस 1 बटे में B। अब देखिए इसको सीधा करके लिख देंगे तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, 1 बटे में F बराबर 1 बटे में V माइनस 1 बटे में U प्रूव्ड हो गया है हमारा आंसर। अब देखिए एक और है, ये तो आपने लेंस पे देख लिया, अब ये देखिए अवतल पे ठीक है। तो अवतल दर्पण में सिद्ध करना है 1 बटे में F बराबर 1 बटे में V प्लस 1 बटे में U। तो वस्तु की दूरी जो है AP माइनस U है, प्रतिबिंब की दूरी A डैश P माइनस V है और दर्पण की फोकस दूरी FP माइनस F है। दर्पण की त्रिज्या PC माइनस 2F है ठीक। त्रिभुज वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही काम करना है जैसे आपने पहले किया है ठीक ना। तो ABC तथा A डैश B में ये आपका हो जाएगा, नीचे देखिए A कौन हम बीच में करेंगे पहले, तो ACB बराबर A डैश C B डैश शीर्ष अवमुखी, C से आपको दर्शाया गया है, आप लिख लीजिएगा लॉन्ग पूरी तरीके से वहाँ पे, यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा दिखा दिया गया है, जगह नहीं था। BAC बराबर आपका एंगल CA डैश B 90 डिग्री है ठीक। अब वही चीज़ नीचे उतारेंगे, ABC सर्वांगसम का ये चिन्ह देंगे स्वरूप का जो भी है, और त्रिभुज A डैश B डैश C में ठीक, AB बटे में A डैश B डैश बराबर CA बटे में CA डैश फर्स्ट हो गया आपका। अब देखिए अब त्रिभुज DNF तथा A डैश B डैश FB समरूप हैं, जैसे त्रिभुज A डैश B डैश F तथा DNF में FN FP लगभग ठीक ना, FN की जगह FP रख लेंगे हम लोग ठीक ना। तो एक त्रिभुज और इधर है आपका, तो ये दोनों त्रिभुज का फिर दिखाएंगे हम लोग। तो देखिए A डैश B डैश F तथा DNF में ठीक। अब फिर कौन बीच में रखेंगे, A डैश F B डैश बराबर DNF शीर्ष अवमुखी कोण ठीक, स से दर्शाया हुआ है आपका। फिर अब एंगल रखेंगे बीच में, कोण F A डैश B डैश बराबर DNF बराबर 90 डिग्री ठीक। अब बिल्कुल वही ऊपर वाला चीज़ नीचे लिख लेंगे, A डैश B डैश और ये समरूप का आपका ये चिन्ह और DNF ठीक। DNF बटे में A डैश B डैश बराबर FN बटे में F A डैश ठीक। AB बटे में DN को, जो आप DN है इसको हम लोग AB लिख सकते हैं, तो हम लोग AB बटे में A डैश B डैश बराबर FP बटे में FA लिख दिए, FA डैश लिख दिए ठीक ना। तो आपको बताया गया है FN की जगह FP लिखना है। अब देखिए समीकरण पहले तथा दूसरे में CA बटे में CA डैश बराबर FP बटे में FA डैश ठीक। अब देखिए CA बटे में CA डैश वैसे ही उतार दिए। अब LCM लिया इसका, तो FP बटे में
ए डैश पी माइनस एफ पी। ठीक, अब देखिए ए पी माइनस पी सी। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए आप ए पी माइनस पी सी और सी पी माइनस पी ए डैश। ठीक ना, तो वही चीज़ फिर उतरेगा पी एफ पी बटे में ए डैश पी माइनस पी एफ। ठीक, अब देखिए मान रखने पे जो जो इसका मान दिया वो रख लेंगे हम, माइनस वी फिर माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस 2f बटे में माइनस 2f माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस वी। ठीक, अब देखिए बराबर का चिन्ह, यहाँ पे माइनस एफ माइनस वी माइनस का चिन्ह फिर उसके बाद ब्रैकेट में माइनस एफ। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, इसीलिए माइनस यू प्लस 2f हो जा रहा है, फिर बटे में माइनस 2f फिर माइनस प्लस हो जा रहा है प्लस वी बराबर माइनस एफ माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, इसीलिए माइनस वी और प्लस एफ हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे यू 2f यहाँ पे 2f और माइनस एफ वी बराबर यू वी माइनस 2f माइनस एफ यू प्लस 2f। देखिए 2f कट गया, यू 2f यहाँ से जो बचा और एफ वी प्लस एफ यू बराबर यू वी। ठीक, अब बचा देखिए यहाँ पे क्या एफ वी प्लस एफ यू बराबर यू वी। अब देखिए दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर बचा एफ वी बटे में एफ वी यू प्लस एफ यू बटे में एफ यू वी बराबर यू वी बटे में एफ यू वी। अब देखिए ये दोनों कट गया, एफ वी कट गया, 1 यू बचा, एफ यू कट गया, 1 वी बचा और यू वी कट गया, 1 एफ बचा। अब देखिए 1 यू प्लस 1 वी बटे में बराबर 1 एफ, सीधा करके लिखने पे 1 एफ बटे में 1 वी प्लस 1 बटे में यू। प्रूफ्ड आंसर, यही आपका आंसर हो गया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें वीडियो कैसी हो और दोस्तों में अपनी शेयर करें। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको शेयर करें। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी नॉलेज एक्सप्रेस से आप डाली जाए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।